प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ब्रिटिश संसद में जो समिति व्यवस्था है उस पर विचार करेंगे कि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि समस्त व्यवस्था जो जितनी भी विश्व की व्यवस्थापिकाएं हैं उनके सामने ये सामान्य समस्या होती है कि अच्छे से अच्छा व्यवस्थापन कार्य वो कर सकें, और इसके लिए व्यवस्थापन कार्य के लिए उनके पास में इतना पर्याप्त समय आज की स्थिति में नहीं होता कि वो इस तरह पर विचार कर सके और शीघ्रता से कार्य कर सके। इसीलिए पूरे विश्व में इन दुविधाओं के निराकरण के लिए समिति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक जो विधानसभाएं हैं उनमें समितियों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, क्योंकि इस समिति व्यवस्था के कुछ लाभ भी हैं जिनके कारण इस समिति व्यवस्था का विकास हुआ। तो इंग्लैंड में भी जो समिति व्यवस्था इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि कॉमन सभा के पास में इतना समय नहीं होता कि वो हर विधेयक पर विचार कर सके। इसके लिए वहाँ पर भी समिति व्यवस्था की स्थापना की गई। समितियों के क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले छोटे निकाय होते हैं, इसलिए ये विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ये कॉमन सभा अपने आप में बहुत बड़ा सदन है जिसमें 650 के आसपास मेंबर है। सदन का आकार बढ़ने से विधेयकों पर शांतिपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता, उपयुक्त वातावरण नहीं होता, वाद विवाद नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में ये छोटे जो निकाय हैं वहाँ विचार विमर्श ज़्यादा अच्छी और शीघ्रता से किया जा सकता है। ठीक उसी तरह सदन में निष्पक्ष वाद विवाद असंभव होते हैं कि कॉमन सभा दलबंदी के आधार पर कार्य करती है, गुटों में बटी हुई होती है। अतः सदन में विधेयकों पर निष्पक्ष वाद विवाद संभव नहीं हो पाता। दलीय नेता अपनी छोटी छोटी लोकप्रियताओं के लिए लंबे चौड़े भाषण देते हैं, उनका मतदाताओं पर ध्यान रहता है, तो वो अगले चुनाव में वोट की आशा रखते हैं, इसलिए वो वही विषय सामने लाना चाहते हैं जो उनके हित के होते हैं। इसलिए स्तरीय विवाद या निष्पक्ष विवाद वहाँ पर नहीं होता। और तीसरा क्या है, सदन की प्रक्रिया नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है कि जब भी सदन की कार्रवाई होती है तो उसके अपने नियम और उपनियम होते हैं। सदन उसी नियम और उपनियमों के आधार पर चलता है। तो हर काम निर्धारित समय सारणी के अनुसार होता है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। इसलिए वहाँ पर क्या है कि समिति व्यवस्था जो की स्थापना की गई है कि समितियों में ये सब बाधाएं नहीं रहती, वहाँ पर विस्तार पूर्वक उस पर किसी भी विषय पर हम विचार कर सकते हैं। एक है कानून की पेचीदगियाँ। आधुनिक समय में कानून जो हैं उनमें जटिलताएं होती हैं, केवल विशेषज्ञ ही उनका निर्माण कर सकते हैं। संसद के साधारण जो सदस्य हैं उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कानून की पेचीदगियों को समझें, बारीकियों को समझें। तो ऐसी स्थिति में सभी देशों में विधानसभाओं में समिति व्यवस्था के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाना संभव होता है, ताकि जो समिति के सदस्य हैं वो अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर अच्छे कानूनों का निर्माण कर सकें। और इससे समिति व्यवस्था से एक और लाभ होता है कि सदन में समय की बचत होती है। वर्तमान समय में बहुत बड़ी संख्या में कानून बनाए जाते हैं। संसद कानून निर्माण में लदी पदी रहती है, वो हमेशा बिजी रहती है इस काम में। तो सभी विधेयकों पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिए वो कार्य किसको सौंप देती है? समितियों को सौंप देती है। तो इससे सदन के समय की भी बचत होती है। इंग्लैंड में जो समिति व्यवस्था है उसका प्रारंभ हम देखें तो ये एलिजाबेथ प्रथम से हमें दिखाई देता है कि 1882 में पहली बार समिति व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में वही लोक सदन है, बहुत बड़ा सदन था, लोक कल्याणकारी की राज्य की अवधारणा है, उसके साथ साथ व्यवस्थापन कार्य बढ़ गया था। लोकसभा का जो अध्यक्ष था वो भी राजा का उस समय पक्षपाती हुआ करता था, सदन की बातों पर राजा को पहले ही बता देता था। अतः सदन के सदस्य ये चाहते थे कि वो अपनी समस्याओं पर राजा से बचकर कार्य कर सकें और उस पर विचार कर सकें। इसलिए राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से ब्रिटेन में समिति व्यवस्था का विकास हुआ। ब्रिटेन में हमें कई प्रकार की समितियां दिखाई देती हैं कि मुख्यतः जो समितियां हैं वो 5 प्रकार की वहाँ पर समितियां हैं। जैसे कि एक है संपूर्ण सदन की समिति, एक है स्थायी समिति, तीसरी है प्रवर समिति, चौथी है सत्रीय प्रवर समिति और 5वीं है निजी विधेयक समितियां। तो सबसे पहले हम संपूर्ण सदन की जो समिति है उस पर विचार करें कि कॉमन सभा की इस समिति
में सदन के सभी सदस्य रहते हैं, क्योंकि इसका नाम से, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये संपूर्ण सदन की समिति है। लेकिन फिर भी कॉमन सभा में और इसमें महत्वपूर्ण अंतर होता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि कॉमन सभा में नियमों और उपनियमों के आधार पर कार्य किया जाता है, जबकि जब सदन, संपूर्ण सदन जब समिति के रूप में बैठता है तो उसमें नियम और उपनियमों पर विचार नहीं किया जाता। हर एक सदस्य को अपनी इच्छा अनुसार बोलने का मौका दिया जाता है। सदन में तो समय फिक्स होता है कि हर सदस्य को यदि 2 मिनट दिए जा रहे हैं तो 2 मिनट ही दिए जाएंगे। लेकिन सदन की जब समिति जब कार्य करती है तो उसको बोलने की, इस पर जितना चाहे वो बोल सकता है, जितना चाहे वो उस पर विचार कर सकता है। दूसरा क्या फ़ायदा है कि इससे कि जब सदन, अंतर क्या है कि जब सदन समिति के रूप में बैठता है तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता, बल्कि उस समय संपूर्ण समिति का जो अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करता है। और जो भी विषय, इसमें ये होता है कि यदि सदन में किसी विषय पर बहस हो चुकी है तो समिति में भी दोबारा उस पर विचार किया जा सकता है। इस आज यदि हम देखें तो वहाँ पर 1945 के बाद से हम देखते हैं कि कुछ विधेयक जो कि उसके सामने रखे जाते हैं, संपूर्ण सदन की समिति के सामने, वो हैं आय और व्यय से संबंधित विधेयक। दूसरे हैं अस्थायी आदेशों की पुष्टि करने वाले विधेयक। तीसरे होते हैं विधेयक, ऐसे विधेयक जो कि अत्यंत शीघ्रता से जिनको पारित करने की आवश्यकता हो। कुछ एक धारा वाले छोटे विधेयक और कुछ उच्च कोटि के वैधानिक महत्व वाले विधेयक। इस तरह संपूर्ण सदन की जो समिति है वो महत्वपूर्ण सहायता कार्य करती है। दूसरी है स्थायी समितियाँ। कॉमन सभा की 5 स्थायी समितियाँ हैं, ABCD, और एक स्कॉटिश मामले की समिति है। द्वितीय वाचन के बाद में जो साधारण विधेयक हैं वो किसी न किसी स्थायी समिति के पास में स्पीकर के द्वारा भेजे जाते हैं। स्कॉटलैंड की समिति है, उसमें स्कॉटलैंड से संबंधित विषय होते हैं, और जो अन्य समितियां हैं उनमें अन्य तरह के विधेयक होते हैं। इनकी जो विचार विमर्श है इसमें भी स्वतंत्रतापूर्वक विचार किया जाता है। सारी स्थायी जो समितियां हैं उसमें स्वतंत्रतापूर्वक विचार किया जाता है। इसकी सदस्य संख्या 15 से लेकर 20 तक हो सकती है, 30 तक हो सकती है। आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत है उतने ही सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। स्थायी समिति के सदस्य एक चयन समिति का भी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्य उसी अनुपात में लिए जाते हैं जो अनुपात दल का कॉमन सभा में होता है। स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्तियां स्पीकर के द्वारा की जाती हैं, और इन समितियों के पास में जब भी कोई विधेयक आता है तो ये उस विधेयक को रद्द नहीं कर सकती, उस पर विचार कर सकती हैं, उस पर संशोधन कर सकती हैं, और उसके पश्चात वो अपनी रिपोर्ट किसको भेजती हैं, सदन को भेजती हैं। और यदि सदन चाहे तो उसके द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार करे और न चाहे तो उनको अस्वीकार कर दे, लेकिन प्राय सदन के द्वारा समिति की सिफारिश मान ली जाती है। और तीसरे प्रकार की समितियां होती हैं प्रवर समितियां। ये समितियां ऐसे विषयों पर विचार करती हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और जिन पर विचार करने हेतु बहुत ही विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समिति, जो प्रवर समिति है, उसमें 15 सदस्य होते हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। ये व्यक्तियों से छानबीन करती हैं किसी विधेयक की, उसके संबंधित व्यक्तियों से गवाहियाँ ले सकती हैं और उसके बाद में ये अपना प्रतिवेदन तैयार करके सदन को पेश करती हैं। इनकी सिफारिश मानना और न मानना ये भी सदन की इच्छा पर निर्भर होता है। ये समितियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो तदर्थ प्रवृत्त समितियां और एक सत्रांतक विशिष्ट समितियां। तदर्थ माने जो तुरंत नियुक्ति किए जाएं और उसके बाद में समाप्त हो जाएं, और दूसरी कुछ ऐसी समितियां होती हैं, विशिष्ट समितियां, जो सत्र के अंत तक रहती हैं। तीसरी जो चौथी प्रकार की जो समितियां होती हैं वो सत्रीय समितियां कहती हैं, जिनको सत्रीय प्रवर समिति भी कह सकते हैं। ये सत्र के प्रारंभ में संपूर्ण सत्र के लिए बनाई जाती हैं और इन्हें भी कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं। ये समितियां भी अस्थायी होती हैं, इनमें 8 से 10 तक मेंबर हो सकते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है चयन समिति, जो कि इसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं। मतलब इसमें 11 सदस्य हो सकते हैं और इसमें
दल के प्रतिनिधित्व के अनुसार क्या है, सदस्यों का चुनाव किया जाता है कि उसमें विरोधी दल के सदस्य भी हो सकते हैं और जो बहुमत दल है उसके भी सदस्य उसमें होते हैं। 5वें प्रकार की समितियां होती हैं निजी विधेयक समितियां। ये वो समितियां होती हैं जो अस्थायी होती हैं। ये केवल निजी विधेयकों पर विचार करती हैं। लोक सदन में ऐसी 4 समितियां हैं और राज्यसभा में ऐसी 5 समितियां हैं। ये समितियां अस्थायी होती हैं। ये समितियों की शक्ति बड़ी व्यापक और महत्व की होती है। ये विधेयक के रूप में विचार करती हैं, उनको उन्नत बनाती हैं, उनके अंतर्निहित सिद्धांतों पर विचार करती हैं, उनकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर विचार करती हैं, उसमें फेरबदल कर सकती हैं। एक तरह से ये न्यायिक समितियों के समान होती हैं। और कुछ एक सदन में समितियां कब होती हैं, संयुक्त समिति भी एक होती है। ये संयुक्त समिति हमेशा नहीं होती, बल्कि सदन में जब किसी विधेयक पर बहुत ज़्यादा आपस में लोक सदन और राज्यसभा दोनों में जब किसी विधेयक पर विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त समितियां गठित की जाती हैं, जिसमें दोनों सदनों से सदस्य लिए जाते हैं ताकि विधेयक पर ज़्यादा अच्छी तरह विचार किया जा सके। धन्यवाद।